फ्रेंड्स इसी के साथ अब मैं शुरुआत करता हूँ आपके सीडीपी के टेस्ट की। और चलिए करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को। और कोई क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आपको यही से भी आपको देखने को मिल जाएंगे और साथ में आपको अपना लेवल भी पता लग जाएगा। तो चलिए करते हैं मेरे साथ आज के वीडियो के अंदर आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की शुरुआत। ठीक है, देखिए जो भी आप केवीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी मत पूछिए, एक दो दिन का वेट करिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें सब चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अपना सीटेट के ऊपर ध्यान दीजिए। मुझे अपनी तरफ से जो चीज बतानी थी मैंने बता दी। अब आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन सामने आ गया, इसको पढ़िए और आंसर आप लोग अब दीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया जी। आई होप आप लोग सब अब खुश हो गए हैं जो मैंने आपको चीज बताई है। मात्र जो आपको 900 रुपए के आसपास में आपका कोर्स आपको मिल जाएगा और बेस्ट कोर्स रहेगा, बेस्ट कंटेंट के साथ आपको मिलेगा। ठीक, और नोट्स आपको जो मिलेंगे वो भी डेट में आपको बता दूंगा, उसकी भी कोई फीस ज्यादा नहीं रहेगी, बहुत मिनिमम फीस आपकी रहेगी, उसके लिए भी आप लोग बेफिक्र रहना। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर सकते हैं। कि यहां पर 4 क्वेश्चन दिए हुए और यहां पर पूछा है जीन पियाजे की जो आपकी स्टेज है, जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपकी होती है, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, 11 साल से प्लस का होता है या कहीं कहीं पर 11 साल से 15 साल तक का बच्चा होता है। तो यहां पर किस क्वेश्चन को बच्चा सोल्व कर सकता है, जो इसी स्टेज का जो बच्चा होता है, 11 साल से प्लस का बच्चा होता है, किन क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, जो यहां पर 4 ऑप्शन यहां पर आपको दिए हुए। ठीक है, तो देखिए 4 क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग नजर डालोगे तो पहले चौथे ऑप्शन को देखोगे जहां पर 7+9 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को तो बच्चा जो आपका छोटा बच्चा भी होता है, ठीक है, यानी 2 साल से लेकर जो 7 साल तक का जो आपका बच्चा होता है, यानी कि जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जब बच्चा होता है आपका, तो वो भी यार इसको सोल्व कर सकता है। तो आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर तो ये बच्चा होगा नहीं, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगर आप लोग देखोगे थर्ड ऑप्शन को कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए थे, तो ये तो बच्चा आपका 7 साल से लेकर 11 साल तक का बच्चा भी बता सकता है, यानी कि जब बच्चा कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर होगा तो ये भी आपका ऑप्शन होने से रहा। अगर आप लोग देखोगे फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर कि रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उसे 2 गुना चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, तो प्रत्येक ने कुल कितनी चॉकलेट खाई, एक ने 3 खा ली, दूसरे ने उसकी डबल खा ली 6 खा ली, तो दोनों ने 9 खा दी। तो इसको भी अपना बच्चा जो आपका कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर होगा, यानी 7 साल से लेकर 11 साल तक का बच्चा होगा, वो इसको सोल्व कर पाएगा। लेकिन अगर आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर सेकंड कि यदि एक तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए और सी का संबंध यहां पर क्या होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन को बच्चा वो सोल्व करेगा जो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होगा, जो बच्चा यहां पर अमूर्त चिंतन कर पा रहा होगा यहां पर। ठीक है, तो आंसर आप लोग किसके साथ चले जाओगे, सेकंड ऑप्शन के साथ आप लोग चले जाना। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, यूट्यूब पर भी रहेगी आपकी, मैं यूट्यूब पर कराऊंगा, लेकिन केवीएस के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए मैंने ये बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम के अनुसार जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, वो क्या होता है। अभी आप लोग क्या काम कर रहे हो, अभी आप लोग अधिगम कर रहे हो, अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है, या लर्निंग, जो अभी आप लोग कर रहे हो। तो अधिगम का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो अधिगम का मतलब होता है, जो एनसीईआरटी की किताब में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, तो एनसीईआरटी किताब में इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत जो परिवर्तन आता है, तो उसको कहा जाता है लर्निंग कहा जाता है। भाई अभी आप लोग जैसे सीख रहे हो, सीडीपी सीख रहे हो या पेडागोजी सीख रहे हो, तो आप लोगों को ये चीज इसलिए सिखाई जा रही है ताकि जो आपका बिहेवियर है, जो आपका जो व्यवहार है, उसमें परिवर्तन आए और आप बच्चों के साथ अच्छी तरीके से ट्रीट करें, उनको उसी तरीके से पेडागोजिकल अप्रोच के साथ आप लोग पढ़ाइए बच्चों को। इसलिए आपके व्यवहार में परिवर्तन किया जा रहा है सीटेट के एग्जाम के थ्रू। और व्यवहार में जब आपके परिवर्तन आएगा तो आप लोग चीजें सीखोगे और आगे बच्चों को सिखाओगे भी। तो लेकिन यहां पर ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछ ले संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम के अनुसार पूछ लिया, जहां पर बच्चा खुद अपने लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है, क्वेश्चन पुटअप करके सीखता है, जहां पर टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रूप से सीखते हैं। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अगर आपसे लर्निंग पूछ ले, तो वो लर्निंग में क्या होता है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रूप से सीखते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको लर्निंग व्यवहार में परिवर्तन के अकॉर्डिंग नहीं सीखी जाएगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन को देख लेते क्या होगा आपका। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की जो आपकी प्रक्रिया होती है, तो व्यवहार में एक परिवर्तन तो होता नहीं है,
एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत जो परिवर्तन आता है उसको लर्निंग कहा जाता है। तो एक परिवर्तन तो आते नहीं है भाई, मल्टीपल आपके आपके परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार में तो परिवर्तन आता है, ये बात तो आपकी क्लियर है। दूसरा पॉइंट है आपका कि एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, एक्टिव और सोशल प्रोसेस है। आदमी लर्निंग कैसे करता है? एक्टिव होकर। अगर मैं एक्टिव नहीं हूं या आप लोग एक्टिव नहीं है तो क्या आप लोग सीख पाओगे सीडीपी? नहीं सीख पाओगे। ठीक है, जैसे पुराने टाइम में टीचर करते थे, अभी भी करते हैं कि स्कूल में आए, अपना ध्यान नहीं है पढ़ाने में, ना बच्चों का ध्यान है, तो क्या सिखा पाएंगे या सीख पाएंगे? नहीं सिखा पाएंगे। दूसरा लर्निंग क्या होती है? लर्निंग होती है सोशल, यानी कि सामाजिक होती है। बच्चा कहां से चीजें सीखता है? बच्चा चीजें सीखता है अपने समाज से। समाज में किससे सीखता है? सबसे पहले चीजें सीखता है अपने परिवार से, जैसे अपनी मदर टंग को सीखता है, मातृभाषा को सीखता है, अपने व्यवहार को सीखता है। उसके बाद चीजें सीखता है अपने स्कूल से सीखता है। जैसा आप लोग अभी चीजें सीख रहे हो मुझसे, तो मैं भी किसका हिस्सा हूं? आपके समाज का हिस्सा हूं। तो इसलिए लर्निंग को कहा गया है कि लर्निंग एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस आपका होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। लर्निंग को कभी भी आपको निष्क्रिय यानी कि पैसिव प्रोसेस नहीं मानना। ठीक है, कभी भी पैसिव प्रोसेस नहीं मानना, और कभी भी लर्निंग को एक इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं मानना आपको। ठीक है, कभी भी आपको एक इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी के रूप में आपको नहीं मानना है। तो आंसर किसके साथ जाना है आपको? सेकंड आंसर के साथ आप लोगों को जाना है, लर्निंग के रूप में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, आपके एनईपी 2020 से जुड़ा हुआ। इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आकलन यानी कि असेसमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो सही कथन, सही स्टेटमेंट आपको बताना है। इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि एनईपी 2020 योगात्मक आकलन यानी कि जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है उसको प्रोत्साहित करती है, उसको एनकरेज करती है। समेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के खत्म होने के बाद होता है। जैसे जो बच्चे, जैसा भी हमारी जो क्लास चल रही है, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, अगर उसके बाद जब मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका कितना स्कोर हुआ है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के खत्म होने के बाद जो अगर मैं आपका आकलन करूं तो वो होता है आपका समेटिव असेसमेंट। जैसे बच्चे के ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, वो बच्चे का समेटिव असेसमेंट होता है। बट एनईपी 2020 ने कहा कि बच्चे के समेटिव असेसमेंट पर ज्यादा ध्यान हमको नहीं देना, हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है बच्चे के फॉर्मेटिव असेसमेंट पर। ठीक है, किसके? बच्चे के फॉर्मेटिव असेसमेंट पर सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना है कि वो असेसमेंट जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है, उस असेसमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात कही है, और समेटिव असेसमेंट को ज्यादा से ज्यादा घटाने की बात कही है। एनईपी 2020 ने कही है कि समेटिव असेसमेंट से आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट की ओर जाना है। ये वाली बात कही है आपके एनईपी 2020 ने कही है। तो इसको एनकरेज करने की बात, इसको प्रोत्साहित करने की बात तो आपका एनईपी 2020 नहीं करता, तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है कि एनईपी 2020 मानक परीक्षाओं, अब देखिए वर्ड आ गया आपका मानक। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जहां पर भी आपको स्टैंडर्डाइज आपको देखने को मिल जाए, स्टैंडर्डाइज आपका टेस्ट हो, पेपर हो, स्टैंडर्डाइज आपका XYZ कुछ भी हो, यह आपका होता है आपका नेगेटिव। स्टैंडर्डाइज यानी मानक आपका पेपर, मानक परीक्षा आपका वो होता है जो हमारे स्कूल टाइम पे जो आपकी पुरानी तरीके से जो चीजें चलती आ रही है। बच्चा स्कूल में गया, 6 महीने बाद पेपर हुआ, 1 साल बाद पेपर हुआ, पास हो गया तो नेक्स्ट क्लास में गया, फेल हुआ तो उसी के अंदर रह गया। उसने बच्चे ने कोई कौशल सीखे नहीं सीखे, कुछ और एक्टिविटीज सीखी नहीं सीखी, उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे के नंबर से सिर्फ मतलब है, बच्चे के सिर्फ ग्रेड से मतलब होता है। तो ये क्या होती है? मानक परीक्षाएं होती है, मानक टेस्ट होती है, और बच्चे ने दूसरी चीज सीखी उससे कोई मतलब नहीं है। तो एनईपी 2020 ने कहा भाई इन चीजों को कम करो, मानक परीक्षाओं को, मानक टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा कम करो। तो इनको बढ़ावा देने की बात, इनको प्रस्तावित करने की बात तो आपका एनईपी 2020 नहीं करता। अगला पॉइंट है आपका एनईपी 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करता है। ठीक है, क्या काम करता है? आपका समग्र आकलन, जिसमें बच्चों का समग्र रूप से आपका आकलन किया जा सके। ठीक है, और क्या काम करता है? जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पत्राधान एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया जा सके। इंग्लिश में नाम याद कर लो यार, देखो ये पत्राधान वगैरह, इनके इंग्लिश में नाम याद देखो, जिसमें क्या हो? आपका पोर्टफोलियो हो और आपका रोल प्ले हो। तो इन चीजों का प्रावधान तो आपका एनईपी 2020 कहता है कि जो बच्चों का आकलन हो उसमें आपका पोर्टफोलियो क्या होती है? एक आपकी ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चे के सभी प्रकार के आपके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। बच्चे का नाम होता है, बच्चे की फैमिली के बारे में जानकारी होती है, बच्चे के अचीवमेंट्स होते हैं, बच्चे की कमियां होती है, वो सब रिकॉर्ड आपके पोर्टफोलियो के अंदर रखे जाते हैं। असेसमेंट का सबसे बढ़िया तरीका आपका होता है बच्चे के आपके रोल प्ले, बच्चे का रोल प्ले कराया जाता है, असेसमेंट के थ्रू रोल प्ले बढ़िया कराया जाता है।
बच्चे का जो पीयर असेसमेंट होता है वो आपका असेसमेंट का सबसे बढ़िया टूल होता है। तो थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एनईपी 2020 इसको प्रस्तावित करती है आपका। फोर्थ आपका एनईपी 2020 शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है। क्या प्रोत्साहित करती है? कि विद्यार्थियों को ऐसे प्रगति पत्र या इसको उन्नति पत्र कह देते हैं या इसको प्रोग्रेस कार्ड बोल देते हैं, जो स्कूल के अंदर हम लोगों को मिलता था, हमको हमारा रिपोर्ट कार्ड मिलता था ना, ठीक है। तो प्रगति पत्र बनाए जिसमें उनकी अन्य विधियों से तुलना हो सके। अब जो हमको हमारे स्कूल के अंदर रिपोर्ट कार्ड मिलता था, रिपोर्ट कार्ड मिलने के बाद जो टीचर होती थी, हमारे पेरेंट्स होते थे, वो क्या काम करते थे? कंपैरिजन करते थे। देख फलाने का इतना नंबर लेकर आ गया और तेरे इतने नंबर है, ठीक है, वो फर्स्ट आ गई या फर्स्ट आ गया और तू ऐसे का ऐसी है। तो सीधा क्या होता था? कंपैरिजन होता था। बट आपको ध्यान रखना है, जब भी कंपैरिजन करने की बात आ जाए, इसको आपको नेगेटिव लेना है। कंपैरिजन आपको बच्चे में कभी भी नहीं करना। एनईपी 2020 कहता है जो बच्चों को प्रगति पत्र दिए जाए, जो बच्चों का आपका कहा गया भाई, आपका जो आपको बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड हो, रिपोर्ट कार्ड हो, वो होना चाहिए आपका 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल कार्ड होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? आपका 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल कार्ड होना चाहिए, जिसमें बच्चे के आपके तीनों डोमेन शामिल होने चाहिए। जिसमें बच्चे के आपके कोग्निटिव डोमेन हो, आपके अफेक्टिव डोमेन हो, जिसमें आपके साइको मोटर डोमेन हो। क्योंकि बच्चा स्कूल में जाता है तो अपने दिमाग का यूज करके आपके कोग्निटिव डोमेन का यूज करता है, चीजें सीखता है, उसका पेपर होता है, उसमें पास होता है। लेकिन साथ में उसके अफेक्टिव डोमेन का भी यूज होता है, क्योंकि भावनात्मक रूप से वो चीजें सीखता है, उसके इमोशंस का यूज होता है। आप लोग भी यहाँ पर इसलिए आए हो सीखने के लिए, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, आपके इमोशन जुड़े हुए हैं, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, ठीक है। खाली कोग्निटिव डोमेन का तो यूज करने आप लोग आए नहीं हो कि चलो सचिन सर की क्लास ले लेते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, इसलिए तो आप लोग आए नहीं हो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की यहाँ पर फीलिंग्स जुड़ी हुई है, इमोशन जुड़े हुए हैं। और तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाकर खाली पढ़ने का तो काम करता नहीं है, अपना वहां जाकर दूसरी एक्टिविटीज भी करता है, गेम्स खेलता है, क्विज खेलता है, कंपटीशन करता है। तो एनईपी 2020 ने कहा है कि जो उसका प्रोग्रेस कार्ड होना चाहिए वो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, जिसमें बच्चे के तीनों डोमेन को शामिल किया जाए, ना कि सिर्फ उसमें बच्चे के नंबर्स और ग्रेड को शामिल किया जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, थर्ड आंसर इसमें सिर्फ आपका सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड आंसर आपका सही है। बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विद्यार्थियों में पाई जाने वाली जो व्यक्ति की विभिन्नता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उसको संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरीके की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों को अपनाना चाहिए, किस तरीके की पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? आप लोग जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अब देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको अपनी क्लासरूम में देखने को मिलेगी, मेरी क्लासरूम में देखने को मिलती है जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि अब क्या देखने को मिलता है? कोई बच्चा सामान्य देखने को मिलता है, कोई दिव्यांग देखने को मिलता है, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा, किसी का आईक्यू लेवल कम देखने को मिलेगा, कोई तर्क अच्छा करता है, कोई तर्क कम करता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और इसको आपको किस में लेना है? आपको इसको एक पॉजिटिव वे में लेना है, इसको कभी भी नेगेटिव वे में मत ले लेना, ठीक है। क्या रहे इसकी तो बुद्धि कम है, इसको साइड में कर दो, तो ये वाला काम बिल्कुल मत कर देना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संबोधित करने के लिए विद्यालय को किस तरीके की स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए, और एज ए टीचर आप लोग बताओ, आप लोग भी अब टीचर बनने वाले हो, तो बताओ किस तरीके की स्ट्रेटेजी को अपनाओगे आप लोग। पहला इसमें दिया हुआ है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या और आकलन बना दो। यार ये एक बात बताओ, जब सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबके सोचने के तरीके अलग है, सबका जो है दिमाग अलग है, तो सबके लिए एक जैसा पाठ्यचर्या, एक जैसा करिकुलम कैसे बना दोगे? एक ऐसा करिकुलम बनाओगे जो आप फ्लेक्सिबल बनाओगे, जो लचीला बनाओगे, ठीक है। कैसा बनाओगे? जो एक समान नहीं रहेगा, जो फ्लेक्सिबल रहेगा, जो लचीला रहेगा, जो हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से जिसमें चेंज किया जा सकेगा, उनकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से आप लोग उसमें चेंज कर सकते हो, उनकी जरूरत के हिसाब से उसमें हेर फेर कर सकते हो आप लोग। ऐसा करिकुलम, ऐसा आपको जो पाठ्यक्रम है वो बनाना पड़ेगा आपको, ना कि एक समान बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अगर आपने उन्हीं के अकॉर्डिंग बना दिए तो नीचे वाले रह जाएंगे, वो कहेंगे हमारा तो हो गया सत्यानाश, ठीक। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला है आपका विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर भी वर्गीकृत करने की बात आए, पृथक्करण करने की बात आए, सेग्रेशन करने की बात आए, वो क्या होता है? आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं। आपको बच्चों को कभी भी वर्गीकृत नहीं करना, अलग नहीं करना, सेग्रेशन नहीं करना, वरना इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट ही आपका पूरा नहीं होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है? सभी बच्चों को आपको एक समान आपको शिक्षा देनी है, तो आपको कभी भी इनको अलग नहीं करना, ठीक है, कि ये अच्छे बच्चे, ये बेकार बच्चे हैं, इनको बांट दिया, ठीक है। जैसा आप लोगों के साथ स्कूल में होता होगा, हमारे साथ कर देते थे, ओए तुम साइड में हो जाओ अच्छे वाले, तुम बेकार वाले साइड में हो जाओ, ये काम आपको नहीं करना। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो गया।
अगला है लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना चाहिए, उसको नर्चर करना चाहिए। जो बात मैंने भी कही कि जैसे करिकुलम को लचीलापन रख दिया और इसी को आगे बढ़ाना चाहिए, इसी को नर्चर करना चाहिए, इसी को पोषित करना चाहिए, ठीक है। तो लचीलापन होना बहुत जरूरी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर, चाहे पाठ्य पुस्तक की बात हो, चाहे पाठ्यक्रम के अंदर बात होनी चाहिए, चाहे टीचिंग जो टीचर होता है उसके अपने जो मेथड्स होते हैं उसमें भी लचीलापन होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन अभी तक आपका सही है। यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर किया जाए। यार सभी बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को तो दूर नहीं किया जा सकता, तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि एक ऐसा तरीका अपनाया जा सके जिसमें टाइम टू टाइम पर चेंज किया जा सके, यानी उसको फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपके सामने क्या दिया हुआ है। अच्छा भाई साइड हो जाया करो, ठीक है भाई साइड हो जाया करूंगा। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, यहां पर आपको मैच दी फॉलोइंग आपको दिया हुआ है। यहां पर आपको कुछ लर्निंग डिसऑर्डर दिए हुए, उन लर्निंग डिसऑर्डर का यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको मैच दी फॉलोइंग आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इनका मैच दी फॉलोइंग, ठीक। तो चलिए, हाँ भाई मैंने देख लिया, मैं साइड हो जाया करूंगा बताते टाइम, ठीक। चलिए करते हैं इनको एक एक करके मैच दी फॉलोइंग करते हैं। तो पहला इसके अंदर दिया हुआ है आपका डिस्फेजिया दिया हुआ है, ठीक। तो यहां पर लर्निंग डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी जो आपका दिया हुआ है, पहला डिस्फेजिया दिया हुआ है। तो डिस्फेजिया की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, जब बच्चा अपनी भाषा के अंदर फंस जाता है, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो यहां पर क्या होता है, डिस्फेजिया के अंदर क्या आ रहा है, फंसना, फंसने की साउंड आ रही है, ठीक है। यानी अपनी भाषा में फंस जाता है, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो भाषा से संबंधित आपका विकार होता है, लैंग्वेज से संबंधित आपका डिसऑर्डर होता है। तो डिस्फेजिया में क्या हो जाएगा, आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर हो जाएगा। देख लो भाई लैंग्वेज डिसऑर्डर का है आपका, ये रहा आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो पहले का तो फोर्थ हो गया आपका। अगला दिया हुआ है आपको डिस्प्रेक्सिया, आपको दिया हुआ है। डिस्प्रेक्सिया आपको किससे संबंधित आपका डिसऑर्डर होता है, ये आपका इस मोटर स्किल से संबंधित कौशल आपका होता है, जिसमें बच्चा अपनी आंखों को और हाथों का तालमेल नहीं बैठा पाता, ठीक है। ये होता है आपका डिस्प्रेक्सिया, आपका डिसऑर्डर होता है। जैसे मान लीजिए पेन है, अब इस पेन को यार मैंने उछाला और मैंने पकड़ लिया इसको, लेकिन अगर किसी को डिस्प्रेक्सिया है बच्चे को, अगर मैं उसकी तरफ को इसको फेंकूंगा तो वो पकड़ेगा इसको इस तरफ और मुंह इसको इस तरफ रहेगा और वो इसको सही से पकड़ नहीं पाएगा। तो क्या हो रहा है, वो उसका अपनी आंखों का और हाथों का कॉन्टेक्ट सही से नहीं बैठा पा रहा, यानी मोटर स्किल्स का आपका क्या होता है, आपका डिसऑर्डर होता है आपका। तो ये होता है आपका डिस्प्रेक्सिया होता है, ठीक है। तो डिस्प्रेक्सिया में आप लोग देख लो मोटर स्किल से संबंधित जो आपका कौशल है, ठीक। तो ये रहा आपका मोटर स्किल से संबंधित कौशल आपका, ठीक है। यानी कामों को करने में कठिनाई होती है, रोजमर्रा के कामों को भी करने में कठिनाई होती है। अगला है आपका डिस्कैलकुलिया। अब कैलकुलिया के अंदर क्या आ रहा है आपका, कैलकुलिया, यानी कैलकुलेटर की साउंड आ रही है। और कैलकुलेटर पर क्या काम होते हैं आपके, मैथ से संबंधित आपके जितने भी आपके डिसऑर्डर होते हैं वो आपके होते हैं डिस्कैलकुलिया होते हैं। तो भाई मैथ्स देख लो कहां पर आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये रहा आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा आपका डिस्कैलकुलिया। यानी मैथ से संबंधित जितने भी तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, चाहे बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, चाहे तार्किक अपना कुछ भी नहीं कर पा रहा है, या प्रतीकों का कुछ अपना हेरफेर नहीं कर पा रहा है इसके अंदर, तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके डिस्कैलकुलिया हो जाएंगे। अगला कौन सा बचा भाई आपका, डिस्ग्राफिया बचा। ग्राफिया के अंदर क्या आ रहा है, ग्राफ, और ग्राफ पर क्या काम करते हैं, ग्राफ पर लिखते हैं। तो लिखने से संबंधित कौन सा विकार हो जाएगा, कहा गया भाई लिखना लिखना लिखना, ये रहा आपका लिखना। तो लिखने से संबंधित विकार हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जो आपके लर्निंग है, आपके डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटीज है, उनकी यहां पर आपके मैच दी फॉलोइंग यहां पर आपके हो गए, ठीक है। चलिए बढ़ते